गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि नस्लवादी राज्य की स्थापना, कि किस तरह से जो नाज़ियों ने अपनी सरकार का गठन किया, आर्थिक मंदी के युग से निकलकर 1933 के बाद में किस प्रकार का रवैया नाज़ियों ने अपनाया, विशेषकर यहूदियों के प्रति भीषण नरसंहार किया गया। और उनकी एक स्वप्न जो था, एक सपना था कि हमें एक आदर्श नस्लवादी जो जर्मन है उसकी स्थापना करनी है। इसीलिए जो अन्य नस्ल थी, चाहे जिप्सी हो, चाहे यहूदी हो, एस्वेत हो, उन सभी के खिलाफ जो नाज़ी थे उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनका नरसंहार किया। और एक प्रकार से वो दौर एक ऐसा था जब एक तरफ पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध से जूझ रहा था और दूसरी तरफ जर्मनी में जो नाज़ी थे वो भीषण नरसंहार कर रहे थे। और नरसंहार करने का एक ही उनका एक उद्देश्य था कि हमें पूरी तरह से नस्ल के आधार पर जर्मन साम्राज्य की स्थापना करनी है। उनके डर से कुछ यहूदी जर्मन बन गए, लेकिन फिर भी उनको मौत के घाट उतार दिया गया। यहूदियों को जो जर्मन साम्राज्य है उससे बाहर निकाल दिया गया, घेटों में अलग से उनकी बाड़ाबंदी कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया। उनके बच्चों को, यहूदियों को बेघर कर दिया गया। तो ये जो सारा क्रियाकलाप था वो यही था कि हमें नस्ली आधार पर जर्मन राज्य की स्थापना करनी है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नस्ली कल्पना लोक। एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो नाज़ी थे उनकी कल्पना क्या थी कि हमें नस्ली यानी एक शुद्ध नस्ल को चुनना है और वो शुद्ध नस्ल ही जर्मनी में रहने की हकदार है। आपको मैंने बताया था 1939 से 1945 ये जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और जर्मनी एक महाशक्ति के रूप में लड़ रहा था, नरसंहार भी कर रहा था। तो इस काल में, या ये कह दें 1938 के बाद से ही, 1938 के बाद से ही जो नाज़ी थे उन्होंने नरसंहार करना प्रारंभ कर दिया था, विशेषकर यहूदियों के खिलाफ। तो इस ड्यूरेशन में, इस दौरान भारी मात्रा में नरसंहार किया गया और एक सपना देखा कि हमें नस्ली आधार पर जर्मन साम्राज्य खड़ा करना है। आज का टॉपिक नस्लीय कल्पना लोक, जिसमें हम शुरुआत करते हैं कि युद्ध के साये में, मैंने बता दिया कि युद्ध का साया जब 1939 से 1945 के बीच में युद्ध चल रहा था, युद्ध के साये में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। मैं पहले बता चुका हूं कि उनका उद्देश्य क्या था, एक नस्लवादी, कातिलाना और उनके सपनों में जो एक राज्य की कल्पना थी, उस प्रकार के विश्व के निर्माण में वो लग गए। युद्ध भी चल रहा था और उस समय जो नरसंहार और युद्ध था वो एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक तरफ युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ भयंकर तरीके से नरसंहार चल रहा था। तो ये दोनों ही एक ही सिक्के के क्या थे, दो पहलू बन गए। जो यहूदी थे या जो पोलैंड था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो पोलैंड पर आक्रमण के साथ हुई थी,
तो पोलैंड को जर्मनी ने क्या किया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यानी कि जर्मनी ने पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पोलैंड के लोगों को पोलैंड छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इतना भीषण नरसंहार किया पोलैंड में भी, यहूदियों के साथ किया, पोलैंड को पराजित कर दिया। पोलैंड को पराजित करने के बाद में वहाँ पर भी तबाही मचा दी, पूरी सिस्टम को वहाँ तहस नहस कर दिया और वहाँ के लोगों को मजबूर कर दिया कि अब आप पोलैंड छोड़कर चले जाएं। क्यों? क्योंकि यूरोप में और जो जर्मन निवासी रहते थे उनको वो वहाँ लाकर बसाना चाहते थे। यानी कि इस दौरान पोलैंड को बहुत ज़्यादा क्षति का सामना करना पड़ा। पोलैंड के लोग घबरा गए, पोलैंड को छोड़कर जाने लग गए वो। और जर्मनी भी यही चाहता था कि जैसे जगह खाली होगी, हमारे यूरोप में जो जर्मन और जो लोग रह रहे हैं उनको हम लाकर वहाँ पर बसा देंगे। जो पोलैंड के बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे लोग थे, उनको भी मौत के घाट उतारना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो पोलैंड के जो बुद्धिजीवी थे उनको भी क्या करने लग गए, वो वहां से भगाने लग गए, उनको मारने लग गए। और उसके पीछे एक उद्देश्य था, यानी कि जो बुद्धिजीवी को मारा उसके पीछे एक उद्देश्य था कि पूरे पोलैंड को, यानी जो पूरा पोलैंड था, जो वहां के जो बुद्धिजीवी थे उनको शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, तो उनसे मुक्त करने के लिए उन्होंने बुद्धिजीवियों को मार दिया जर्मनी, जो नाज़ी थे उन्होंने। और पूरे पोलैंड को बौद्धिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से गुलाम बनाने की एक चाल थी। यानी कि बुद्धिजीवियों को मारने के पीछे क्या लॉजिक था कि पूरे पोलैंड को अब बौद्धिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से क्या करना था, गुलाम बनाना था। फिर जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो वहां देखा कि जो आर्य जैसे लगने वाले जो पोलैंड के बच्चे थे, यानी कि पोलैंड पे जब आक्रमण किया तो नाज़ियों को आर्यों की तरह दिखने वाले कुछ बच्चे मिले, या फिर ये कह सकते हैं कि पोलैंड में जो आर्यों की तरह दिखने वाले या लगने वाले जो बच्चे थे उनको नस्लीय जांच के लिए जो नस्ल विशेषज्ञ थे उनके पास भेज दिया गया। यानी कि पोलैंड पे जब आक्रमण किया तो वहां पर आर्यों की तरह दिखने वाले जो बच्चे जितने भी थे उन्हें कहाँ भेज दिया गया, जांच विशेषज्ञों के पास में, कि आप जांच कीजिए कि ये आर्य नस्ल के हैं या अन्य किसी नस्ल के हैं। उनको जांच के लिए भेज दिया गया। और जो बच्चा आर्य नस्ल का था उस बच्चे को उसके माँ बाप से छीन लिया गया और जर्मन परिवारों को सौंप दिया कि आप अब इसकी देखभाल कीजिए। और जो आर्य नस्ल का बच्चा नहीं था उसको क्या कर दिया गया, अनाथ आश्रम में डाल दिया गया और वो फिर मर भी जाते थे। तो एक बात ये है कि बुद्धिजीवियों को मार दिया ताकि पूरी तरह से बौद्धिक और आध्यात्मिक गुलाम बन जाए। दूसरी तरफ जो आने वाली पीढ़ी थी, पोलैंड की युवा वर्ग जो बच्चे थे, उसमें यह कह दिया कि जो आर्य नस्ल के जो बच्चे हैं उनकी जांच की जाए, जो आर्यों की तरह दिख रहे हैं। और ऐसे बच्चों को क्या कर दिया गया, आर्यों की तरह दिखने वाले बच्चों को क्या किया, जो नस्लीय विशेषज्ञ होते हैं, जो नस्ल जांचने वाले व्यक्ति होते थे, उनके पास भेज दिया गया और जांच करवाई कि ये वास्तव में शुद्ध नस्लीय आर्य है या नहीं है। अगर वो नस्लीय आर्य मिलते तो उन्हें क्या किया, जर्मन परिवारों को दे दिया कि अब आप इसकी देखभाल कीजिए, पाल पोस कर इसको क्या कीजिए, बड़ा कीजिए। और अगर वो ऐसा नहीं मिलता तो उसको क्या कर देते थे, मौत के घाट उतार देते थे। तो इस प्रकार का एक जो प्रोसेस था वो पूरे पोलैंड में अपनाया गया, क्योंकि पोलैंड को पराजित कर दिया। पोलैंड को पराजित करने के बाद में उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, तहस नहस किया, साम्राज्य विस्तार करने लग गए पूर्व की ओर नाज़ी, विशेषकर हिटलर। और फिर बुद्धिजीवियों को मौत के घाट उतार दिया। वहाँ की जो बच्चे थे उनका नस्ल देखी गई कि अगर जर्मन शुद्ध नस्ल के बच्चे हैं
तो उनको सुरक्षित रख लिया, पालने पोसने के लिए जर्मन परिवारों को दे दिया, और जो उस जर्मन नस्ल के नहीं थे, आर्य नस्ल के नहीं थे, उन्हें क्या कर दिया गया, अनाथ आश्रमों में डाल दिया और वहाँ पर वो मर जाते थे। तो ये था ये टॉपिक कि नस्ली कल्पना लोक। और जो भी यहूदी थे जिनका नरसंहार किया जा रहा था, या तो खदेड़ दिया जाता था या फिर उन्हें बंदी बना लिया जाता था। कहाँ पर? जनरल गवर्नमेंट, एक जगह होती थी जनरल गवर्नमेंट, वहाँ पर जो यहूदी होते थे या जो अन्य नस्ल के होते थे उन्हें या तो बाहर निकाल दिया जाता खदेड़ कर, या फिर जनरल गवर्नमेंट में क्या कर दिया जाता, उनकी बाड़ाबंदी कर दी जाती थी। नस्ली स्वपन लोक के बाद में जो अगला जो टॉपिक है वो है मौत का सिलसिला, कि किस प्रकार से जो नाज़ी थे उन्होंने यहूदियों के खिलाफ मौत का तांडव रचा था। किस तरह से जो यहूदी थे उनको मौत के घाट उतारा गया, किस प्रकार की उन्हें यातनाएं दी गई, उन्हें परेशान किया गया, उन्हें मजबूर किया गया छोड़ने के लिए। और इसमें कुछ जो यहूदी थे वो धर्म परिवर्तन भी कर चुके थे, लेकिन उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। तो अगला जो टॉपिक है वो है मौत का सिलसिला। पहला चरण, यानी कि मौत के सिलसिले का जो पहला चरण था वो था 1933 से 1939 के बीच में। यानी कि मौत का जो सिलसिला था उसे 3 चरणों में बांटा है, पहला चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। जो पहला चरण हम देख रहे हैं वह है 1933 से 1939 के बीच में, और उसमें ये एक शब्द कहा गया कि हमारे बीच नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। यानी कि यहूदियों को हमारे बीच में जर्मन नागरिक जैसे हम रह रहे हैं उस तरह से आपको रहने का कोई भी हक नहीं है। जो पहला चरण था मौत के सिलसिले का, उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया कि यहूदियों को हमारे बीच नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है, और कानून बना दिया, नियम बना दिया, अधिनियम बना दिया, अधिकार, एक नागरिक अधिकार संशोधन कर दिया गया कि इन अधिकार जो एक हम लागू कर रहे हैं व्यवस्थाएं उसको अपनाना पड़ेगा। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 एक अधिकार नियम पारित कर दिया गया, और यहूदियों के खिलाफ उसमें क्या क्या कहा गया देखिए। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 क्या कहा गया कि जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे। यानी कि जर्मन या फिर उसके रक्त से संबंधित व्यक्ति ही जर्मनी के नागरिक होंगे और उन्हें ही कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। यहूदियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी जर्मन ही या जर्मन रक्त वाले जो व्यक्ति हैं वही कहाँ के नागरिक हैं, जर्मनी के। इसके अलावा जो अन्य हैं वो जर्मनी के नागरिक नहीं है। सीधा सा किसके ऊपर प्रहार किया गया, यहूदियों के ऊपर। दूसरा, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी। यानी कि जो यहूदी थे और जो जर्मन थे उनके बीच में आपस में जो विवाह होता था उसके ऊपर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। अगर यहूदी और जर्मनों के बीच में विवाह हो जाता है तो उसे अपराध घोषित कर दिया गया। यानी कि जर्मन और यहूदियों के बीच में विवाह संबंध होते हैं तो वो एक प्रकार से किसकी श्रेणी में आएगा, अपराध की श्रेणी में आएगा। यहूदियों द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने पर पाबंदी, और जर्मनी में यहूदियों के द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये था न्यूरेमबर्ग नागरिक अधिकार सितंबर 1935। और इसमें क्या क्या कहा गया कि जर्मन या उससे संबंधित जो रक्त वाले हैं व्यक्ति वही जर्मनी के नागरिक हैं और उन्हें संरक्षण मिलेगा, यहूदी इसके अधिकार नहीं रखते हैं। उसके बाद में यहूदियों और जर्मनियों के बीच में जो विवाह संबंध थे उस पे ऊपर क्या लगा दी गई, पाबंदी। अगर कोई विवाह कर लेता था तो उसे अपराध घोषित कर दिया गया। यहूदियों को ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई।
अन्य जो कानूनी उपाय किए गए कानूनी तौर पर कि हम यहूदियों का किस प्रकार से बहिष्कार करें, उनका विरोध करें, तो सबसे पहला कर दिया यहूदी व्यवसाय का बहिष्कार। जो यहूदी व्यवसाय कर रहे थे उनका क्या करना है, हमें बहिष्कार करना है। और जितने भी यहूदी जो सरकारी नौकरियों में काम कर रहे हैं, सरकारी सेवाएं दे रहे हैं, उनको नौकरी से क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। यहूदियों की क्या की, संपत्ति जब्त कर ली और उसका बेचान कर दिया। कानूनी रूप से भी भाई ये नागरिक अधिकार तो बना ही दिया, और उसके बाद में उनका जो व्यापार था यहूदियों का, उसको क्या कर दिया गया, उसका बहिष्कार कर दिया गया कि अब यहूदियों से कोई भी कोई चीज़ खरीदेगा नहीं, कोई भी उनसे व्यापार नहीं करेगा। उसके बाद में जो भी यहूदी सरकारी सेवाओं में कार्य कर रहे हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और उसके बाद में जो यहूदियों की जो भी संपत्ति थी उसको क्या कर दिया गया, जब्त कर लिया और उसका बेचान कर दिया गया। 1938 में यहूदियों के खिलाफ भीषण नरसंहार किया गया। 1938 में यहूदियों के खिलाफ भीषण नरसंहार किया गया। उनकी जो संपत्ति थी उसको तहस नहस किया गया, यानी कि संपत्ति को क्या किया गया, तहस नहस किया गया, उन्हें लूटा गया। यानी 1938 में क्या हुआ, इस भीषण नरसंहार के तहत 1938 में जो यहूदियों की जो संपत्ति थी उसको क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, भीषण नरसंहार किया गया, उन्हें लूटा गया, उनके घरों पर हमला किया गया, घरों पर हमला किया गया। और जो यहूदी प्रार्थना घर थे, यहूदी प्रार्थना घर थे, उसके ऊपर भी क्या कर लिया, इन्होंने अधिकार कर लिया और इन प्रार्थना घरों को क्या कर दिया, जला दिया। यानी कि जो नाज़ी थे उन्होंने क्या किया, 1938 में भीषण नरसंहार किया और यहूदियों के खिलाफ नरसंहार में उनकी जो भी संपत्ति थी उसको क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, उन्हें लूटा गया, उनके घरों पर हमला कर दिया गया। और जहाँ पर यहूदी प्रार्थना करते थे, जो उनके घर थे, प्रार्थना घर थे, उनको क्या कर दिया गया, जला दिया गया और यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना को नाम दिया गया नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। क्वेश्चन कर लिया है कि नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की घटना से क्या तात्पर्य है, तो आप ये कहेंगे कि 1938 में नाज़ियों के द्वारा यहूदियों का नरसंहार किया गया, उनकी संपत्ति को क्या कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, घरों के ऊपर हमला कर दिया, जहाँ पर प्रार्थना घर थे उनके, जहाँ पूजा करते थे यहूदी, उन प्रार्थना घरों को क्या कर दिया गया, जला दिया गया, जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। और यही घटना क्या कहलाती है, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। उसके बाद में आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, भाई मैंने पहले कहा था कि जो भी घटनाक्रम था उसे 3 भागों में बांटा गया था। पहला चरण हमने पढ़ लिया कि हमारे बीच नागरिकों की तरह रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है और ये नियम बना दिए। जो द्वितीय चरण था वो आया 1940 से 1944। सेकंड चरण दड़बा बंदी 1940 से 1944, यानी कि दड़बाबंदी। सेकंड जो चरण था वो था दड़बाबंदी। एक चीज हम पहले पढ़ चुके थे कि यहूदियों को जर्मन में रहने का अधिकार नहीं दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया, समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, उन्हें अपना नहीं समझते थे। तो ये थी दड़बाबंदी। घेटों में डाल दिया जाता था, गेस्तापो जो चारों तरफ से बिजली के तार लगे हुए हैं वहाँ पर उनको बाड़ाबंदी के रूप में बंद कर दिया जाता था। तो दूसरा जो चरण था उसमें उन्होंने क्या किया, दड़बाबंदी। इसका मतलब था कि उन्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। यानी कि यहूदियों को
हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है या हक नहीं है। ये दड़बाबंदी कि जर्मनी में जर्मन रक्त वाले लोग रहेंगे, आर्य नस्ल वाले रहेंगे, अन्य जो यहूदी हैं उन्हें हमारे बीच में रहने का कोई हक नहीं है। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया, डेविड का जो सितारा होता था, एक प्रकार का एक चिन्ह होता था डेविड का तारा, सितारा, तो वो क्या किया नाज़ियों ने, डेविड के सितारे को उनकी छाती पे लगा दिया। जो यहूदी थे उनकी छाती पे चिपका दिया गया। वो एक चिन्ह हो गया कि ये कौन है, यहूदी हैं, तो पहचान हो जाती थी। और ये कह दिया कि तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो डेविड का जो सितारा था उनकी छाती पे चिपका दिया गया। उनके जो भी कानूनी दस्तावेज होते थे, जो भी उनके कागजात होते थे, उनके ऊपर भी उसकी सील लगा दी गई। उनके घरों के बाहर भी ये चिन्ह लगा दिया गया, जिससे क्या पहचान हो सके कि ये लोग कौन है, यहूदी हैं। और फिर उन्हें क्या कर दिया, जर्मनी से खदेड़ दिया, बाड़ों में बंद कर दिया, गेटों में बंद कर दिया, चारों तरफ से बाउंड्री कर दी, बाड़ाबंदी कर दी गई। तो ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण जो हुआ वो 1941, तीसरा चरण जो था वो था 1941, तीसरा चरण 1941, वो था सर्वनाश, सर्वनाश का दौर। तीसरा जो चरण था वो सबसे ज़्यादा सर्वनाश का दौर था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यहूदी थे उन्हें मौत के घाट उतारा गया। यह सर्वनाश का दौर था। नाज़ियों के द्वारा यहूदियों का सर्वनाश किया गया, उन्हें यातनाएं दी गई, बाड़ों में बंद कर दिया गया, करंट से मार दिया गया। औद्योगिक तकनीक हो या कोई वैज्ञानिक तकनीक हो, उसके द्वारा यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। जो बड़े बड़े गैस चैम्बर होते थे उनमें उनको भर दिया जाता था, यहूदियों को मालगाड़ी में भर कर लेके जाते थे, और जो बड़े बड़े गैस चैम्बर थे उसमें उनको डाल दिया जाता था, घेटों में छोड़ दिया जाता था। घेटों में गैस था, जो चारों तरफ करंट की दीवार थी उसके उनको ऊपर चिपका दिया जाता था, गैस चैम्बरों में उनको डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार का जो नाज़ी थे उन्होंने यहूदियों के साथ क्या किया, नर संहार किया गया, यातना गृहों में डाल दिया, गैस चैम्बरों में डाल दिया, घेटों में उनको बाड़ाबंदी कर दी गई। तो इस प्रकार का सर्वनाश नाज़ियों ने किसके खिलाफ अपनाया, यहूदियों के खिलाफ। तो ये तीन चीज हो गई। मौत के सिलसिले के तीन चरण हमने देखे। पहला चरण हमने देखा जिसमें कह दिया कि आप जर्मनी की तरह हमारे नागरिक नहीं हो सकते, केवल जर्मनी में जर्मन नस्ल के जो लोग हैं वही रह सकते हैं, वही यहाँ के नागरिक हैं, आप नागरिक नहीं है। दूसरा चरण हमने देखा दड़बाबंदी, यानी कि हमारे बीच आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसके तहत उनको जर्मन से क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, अलग कर दिया गया, यानी जर्मन साम्राज्य से अलग, जर्मन नस्ल जो जाति होती थी उससे अलग। और तीसरा चरण था सर्वनाश का दौर, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में नरसंहार किया गया, सर्वनाश किया गया, यातना गृह के द्वारा, गेटों में, या फिर जो गैस चैम्बर होते थे उनमें डालकर यहूदियों को मारा जाने लगा। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। दो टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, एक तो नाज़ी स्वप्न जो लोक था, यानी कि एक नाज़ी साम्राज्य की स्थापना, यूटोपिया, स्वप्न लोक। उसके बाद में हमने देखा मौत का सिलसिला, जिसको हमने कितने भागों में बांटा, 3 चरणों में बांटा है।